तो जब भी हम मार्वल की बात करते हैं तो हमारे मन में पहला नाम अवेंजर्स का ही आता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मार्वल में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि सब अवेंजर्स को एक साथ बीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल के उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो अवेंजर्स को सोलो बीट कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा है एंड हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकूं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। इस वीडियो में हम जिन भी कैरेक्टर्स की बात करेंगे वो जस्ट लाइव एक्शन से करेंगे, यानी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड इसके बाहर मूवीज है उनमें हमने देखे हैं। एंड जहाँ तक व्हाट इफ की बात आती है, यानी मार्वल की इस एनिमेटेड सीरीज की, तो यहाँ से भी हम कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एनिमेशन के अंदर आप अपने कैरेक्टर्स की लिमिट्स को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि जो लाइव एक्शन है उसके ऊपर ही रखते हैं, यानी कि सिर्फ मार्वल की बात हो रही है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ मार्वल की और जितनी भी मूवीज है उनकी बात हो रही है एंड लाइव एक्शन की बात हो रही है। तो लेट्स बिगिन। तो पहली बात तो कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, इसलिए नंबर 10 से स्टार्ट करो या नंबर 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पावर लेवल के हिसाब से तो रैंक नहीं कर रहे, या ये रैंकिंग वीडियो ही नहीं है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ओडिन। तो ओडिन काफी पावरफुल एस्गार्डियन है, या मैं कहूँ अपने मौत के टाइम का सबसे पावरफुल एस्गार्डियन है। थॉर का बाप है एंड फिजिकली एंड मैजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जहाँ तक अवेंजर्स की बात आती है तो ओडिन सब अवेंजर्स को आराम से बीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओडिन के पास फिजिकली काफी ज्यादा एडवांटेजेस है एंड साथ ही ओडिन एक एस्गार्डियन है। एस्गार्डियन की एज के साथ उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। ऊपर से ओडिन मैजिकल एबिलिटीज यूज करता है, टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस जैसी, जो कि किसी भी एवेंजर के ऊपर भारी है। अगर मेन 4 पावर हाउसेस की बात भी आ जाए तब भी स्ट्रेंथ के मामले में या मैजिक के मामले में ये कैप्टन मार्वल से काफी ज्यादा आगे है। स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर भी मैजिक में से टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि ओडिन के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, एज ज्यादा है एंड पहली बात ये एस्गार्डियन है। एंड जहां तक थॉर की बात आती है तो थॉर को अभी तक ओडिन फोर्स नहीं मिली है, तो वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकता ओडिन का। अब ओडिन अपने प्राइम में था अपने मौत के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ये एस्गार्डियंस सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर हम इस ओडिन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जितने भी अवेंजर्स है सबको गमनीर एंड ओडिन फोर्स से इजीली बीट कर सकता है। ओडिन ने एमसीयू के अंदर प्राइम सर्टर को भी बीट किया है, इसीलिए काफी सुपीरियर है। नंबर 2, घोस्ट राइडर। अब घोस्ट राइडर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर डिजाइन। अब घोस्ट राइडर के बारे में क्या ही बताना, क्योंकि इसने कॉमिक्स में ऑलरेडी अवेंजर्स को बीट करके रखा है। घोस्ट राइडर हेलफायर को प्रोड्यूस करता है, वो भी इतनी पावरफुल जो किसी को भी जला दे। घोस्ट राइडर किसी भी वेपन को सिर्फ अपनी प्रेजेंस से कंट्रोल कर सकता है एंड साथ ही किसी भी पावरफुल सुपर हीरो को अकेला ही बीट कर सकता है। इवन कॉमिक्स में इंक्रीज साइज या फिर मल्टीपल क्लोनिंग जैसी एबिलिटीज भी इसके पास है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे भाई कॉमिक का कंपैरिजन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूवीज की। तो देखो मूवीज में मैं मानता हूँ कि घोस्ट राइडर उतना सुपीरियर नहीं दिखा है, लेकिन अगर आपने स्पिरिट ऑफ द एवेंजर्स देखी होगी तो उसके एंडिंग में अब ये एंजल राइडर बन चुका था। मतलब अब जॉनी की साउल प्योर हो चुकी है एंड इसके पास रेजिंग द डेड एबिलिटी आ जाती है, जिससे तो इसने इसको जिंदा किया था। अब घोस्ट राइडर की सबसे खास बात यह है कि ये इमॉर्टल है एंड ये जितने चाहे उतनी हेलफायर को प्रोड्यूस कर सकता है, किसी भी वेपन को कंट्रोल कर सकता है एंड कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अवेंजर्स को बीट करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भले तुम मूवीज की बात करो। अब नंबर 3 पे है जीन ग्रे। जीन ग्रे खुद भी काफी पावरफुल है अपनी मैजिकल एबिलिटी से, लेकिन इसको सबसे खास बनाती है फीनिक्स फोर्स। जीन ग्रे इमॉर्टल है एंड टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज का यूज करती है। ये इतनी पावरफुल हो गई थी इन एबिलिटीज के मामले में कि इसने मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स को भी पीछे छोड़ दिया था या ऑलमोस्ट बीट कर दिया था। अब जीन ग्रे के पास फीनिक्स फोर्स है, जो कि मार्वल की एक काफी पावरफुल कॉस्मिक आइडेंटिटी है। तो फीनिक्स फोर्स मार्वल की बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक आइडेंटिटी है, जो कि फायर मैनिपुलेशन तो यूज करना जानती है, लेकिन इसके साथ साथ ये यूनिवर्स को रिक्रिएट या रीग्रो कर सकती है। अब फीनिक्स फोर्स यूनिवर्स के किसी भी पार्ट को उड़ा सकती है एंड फिर उसी यूनिवर्स के पार्ट को फिर से रीग्रो कर सकती है, क्योंकि ये इस यूनिवर्स से भी पुरानी है। एंड यही एक बात काफी है ये बताने के लिए कि जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स के साथ अनस्टॉपेबल है एंड अवेंजर का कोई भी मेंबर जो हमें लाइव एक्शन में दिखा है वो उसे बीट नहीं कर सकता, नॉट इवन वांडा। क्योंकि वांडा की पावर्स भी काफी कमाल की है, वो मल्टीवर्सेस में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फीनिक्स फोर्स को हरा सके। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि कुछ एबिलिटीज को मैं कॉमिक से भी ऐड कर रहा हूँ, बट चलो इतना तो चलता है। खैर अब आगे बात करते हैं, बट एक सेकंड मैं एक चीज श्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं अवेंजर्स के मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा।
अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको थॉर, वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आगे सुनने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेंजर्स के मेंबर है। एंड यहाँ पे मैं उन्हीं ओवरपावर्ड एंटिटीज की बात कर रहा हूँ जो कि अवेंजर्स के इन मेंबर्स के साथ उन्हें बीट कर सकते हैं सोलो। ये इतना दम रखते हैं। क्या नंबर 4 पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है प्राइम सर्टर। अब सर्टर इतना ओवरपावर्ड बीइंग है जिसे ड्रैगन रॉक के लिए बनाया गया था अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से एंड अपनी फायर मैनिपुलेशन की हेल्प से। ये अनस्टॉपेबल है। इसने हेला एंड एस्गार्ड को साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी सर्टर के लिए अवेंजर्स को बीट करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। हालांकि किसी भी अटैक का इसके ऊपर असर ही नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर कोई भी अवेंजर सर्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता भी है, इवन थॉर, तब भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि हेला ही कुछ नहीं कर पाई थी। जहाँ पे मैजिशियंस की बात आएगी, जैसे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा, तो उन्होंने इतने बड़े क्रिएचर से कभी बैटल किया ही नहीं है, इसीलिए इनकी टेलीकिनेसिस एबिलिटीज क्या इसके ऊपर असर करेंगी भी या नहीं, ये बताया नहीं जा सकता। और जहाँ तक वांडा के केओस मैजिक की बात आती है या माइंड कंट्रोल की बात आती है, तो उसको इसके पास पहुंचना पड़ेगा एंड सर्टर तब तक अपनी आग से इनको जला चुका होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी बड़ी मिरर डायमेंशन खोल नहीं सकता एंड थॉर, कैप्टन मार्वल या हल्क के अलावा किसी में इतना दम या ड्यूरेबिलिटी नहीं है जो सर्टर के एकदम पास जा सके, क्योंकि ये इटर्नल फ्लेम से बहुत ज्यादा गर्म है एंड ये तीनों मिलके भी इसे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि हेला ही नहीं कर पाई थी। इसीलिए सर्टर भी वो कैरेक्टर है आई थिंक जो कि सब अवेंजर्स को एक साथ बीट कर सकता है सोलो। अब इस लिस्ट में हेला भी हो सकती थी, बट मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। अब ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि हेला के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब हो सकता है जब हेला सब अवेंजर्स से एक साथ बैटल कर रही हो तो दूसरी साइड से डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कैसे भी करके मिरर डायमेंशन में कैद कर दे। एक बार कर दिया तो पता नहीं हेला उसे तोड़ पाएगी या नहीं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है कि सब अवेंजर्स हेला को टॉर्चर कर दे, भले वो उसे बीट नहीं कर पाए एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से अपना काम कर जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है एंड हेला इतनी कैपेबल हो जो मिरर डायमेंशन से भी अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाए, तो डेफिनेटली हेला भी इस लिस्ट में पोजीशन डिजर्व करती है। आपके ऊपर डिसाइड है कि आप रखना चाहते हो या नहीं। नंबर 5 एटर्निटी। अब कोई भी अवेंजर इसके आसपास भी आ सके, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब एटर्निटी मार्वल का टाइम गॉड है एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है एंड किसी भी अवेंजर में इतना दम भी नहीं है कि इसे एक भी अटैक लगा सके। टाइम को मैनिपुलेट करना हो, स्टॉप करना हो या टाइम स्पेस को बेंड करना हो, सब कुछ एटर्निटी के पास है। ये मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉस्मिक एंटिटी है, इसीलिए भूल जाओ कि कोई भी अवेंजर इसे बीट कर पाएगा और मुझे पता है तुम्हें पता ही है ये। और इसी तरह नंबर 6 पे आता है सिल्वर सर्फर। अब सिल्वर सर्फर को हमने राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में देखा था, लेकिन उसमें ये इतना सुपीरियर नहीं दिखा था। अब अगर हम कॉमिक के सिल्वर सर्फर की बात करते हैं एंड उसे अब एमसीयू के अवेंजर से कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली सबको एक एक करके हरा देगा वो, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल वो कर सकता है, इजीली कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है एंड अपने बोर्ड में किसी भी टाइप के मैजिकल अटैक या फिजिकल अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए अवेंजर्स तब तक उसके बोर्ड के साथ उससे बैटल करते रहे तो वो अपने बोर्ड में ही सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब करता जाएगा एंड एक मोमेंट में इतना तेज हो जाएगा कि अवेंजर्स उसे देख भी नहीं पाएंगे। एंड इसीलिए सिल्वर सर्फर किसी भी अवेंजर को बीट कर सकता है अपनी कमाल की ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड से। इवन थॉर भी उसके रिफ्लेक्सेस को मैच नहीं कर सकता। और इसको ऐड इसीलिए किया है क्योंकि अगर आपने मूवी देखी होगी तो ये कुछ सेकंड्स में ही एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस कवर कर रहा था मूवीज के अंदर ही। इसीलिए सिल्वर सर्फर मूवी में भी किसी से कम नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, बाकी बाद में दिखाया नहीं ज्यादा, लेकिन सिल्वर सर्फर अवेंजर्स को तो बीट कर ही सकता है क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है कि कोई भी अवेंजर देख भी नहीं पाएगा। हालांकि कॉमिक्स में जब थॉर एंड सिल्वर सर्फर का बैटल हुआ था तो उसमें थॉर बैटल जीत गया था, बट वो कॉमिक्स की बात है। मैंने आपको फिर से याद दिला दिया कि हम यहाँ पे एमसीयू या लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं एंड लाइव एक्शन में एक बार राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी के फर्स्ट सीन को देखना, जहाँ पे वो इतना तेज लग रहा है कि किसी को भी बीट करते, इसलिए आई थिंक वो भी सब अवेंजर्स को बीट कर सकता है। अब नंबर 7 पे आता है एक और पावरफुल कैरेक्टर एरिशम द जज, जो कि आपको पता ही है अगेन कि डेफिनेटली सब अवेंजर्स को बीट कर सकता है क्योंकि एक सेलेस्टियल लेवल बीइंग है एंड किसी भी अवेंजर में अभी एमसीयू के अंदर इतना दम नहीं है जो कि एक सेलेस्टियल से बैटल करे। एरिशम को ले लो या बाकी जितने भी सेलेस्टियल्स हैं उनको ले लो या इवन ईगो की भी बात कर लो, ये सब इतने ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स हैं कि मार्वल के किसी भी अवेंजर में इतना दम नहीं कि इनके पावर लेवल को मैच कर पाए। अब अगर आप एरिशम की बात करते हो तो इसी ने ही सारी गैलेक्सीज या बाकी यूनिवर्सेस को बनाया है, जिस वजह से एरिशम इतना खास है। मतलब ये बंदा पूरी गैलेक्सी को बना देता है एंड उसे जब मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कहाँ पे यार अपने छोटे मोटे कैरेक्टर्स इसके आगे टिक भी पाएंगे। तुम थॉर, वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी फीट उठा के देख लो, कहीं से भी एरिशम के लेवल का नहीं है। अब नेक्स्ट ऐसा ही आता है एक और कैरेक्टर नंबर 8 डोरमामू।
अब डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है एंड इसकी डार्क डायमेंशन में ये कुछ भी कर सकता है। अब बहुत से लोगों का डाउट होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो इसे कंफ्यूज कर दिया था, तो मैं फिर से याद दिला दूं कि वो टाइम स्टोन से किया था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं होता तो वो 1 सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को मार चुका था। अब डोरमामू इतना सुपीरियर इसीलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स के पहले से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है एंड अपनी डार्क डायमेंशन को जस्ट एक्सपैंड कर रहा है। आपने देखा होगा कि इसकी डार्क डायमेंशन के अंदर ऑलरेडी कितने ज्यादा प्लैनेट्स है एंड यही एक बात काफी है प्रूफ करने को कि डोरमामू का कैरेक्टर लेवल किसी भी अवेंजर से काफी ज्यादा निकल के आएगा। इवन आई डोंट थिंक कि स्कारलेट विच भी इतने बड़े डोरमामू का सफाया कर सकती है। इवन तुम थोर या कैप्टन मार्वल को उठा के देख लो, अगर गलती से भी डार्क डायमेंशन में चले गए तब तो उनका मरना तय ही है। एंड डोरमामू अपनी डार्क डायमेंशन से बाहर भी आता है लेकिन वो किसी को भी डार्क डायमेंशन में एब्सॉर्ब कर सकता है एंड इसी रीजन की वजह से डोरमामू भी इतना सुपीरियर है कि डार्क डायमेंशन के अंदर तो डेफिनेटली सब अवेंजर्स को हरा देगा। नंबर 9 ही हू रिमेन्स। अब ही हू रिमेन्स वैसे तो फिजिकली काफी कमजोर है, सिल्वी ने इसे मार दिया था, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मार्वल का राइटर है। ये जो भी लिखता है वैसा ही होता है, मतलब इसी ने अवेंजर की पूरी डेस्टिनी लिखी थी कि इन्होंने क्या से क्या करना है एंड थानोस कैसे आएगा एंड अवेंजर्स उसे कैसे बीट करेंगे दूसरी बार। ये सब कुछ कैंग ने या ही हू रिमेन्स ने पहले से लिख के रखा था, यानी इसके पास तो क्रिएटर वाली एबिलिटी है, ये जो भी लिखेगा वैसा ही होगा एंड इसीलिए अवेंजर्स की डेस्टिनी चेंज भी कर सकता है कि भाई ये सब मारे जाए और मर जाएंगे वो। और इसीलिए नंबर 10 या लास्ट कैरेक्टर भी वैसा ही है, मतलब द ऑलमाइटी लोकी। अगर आपने लोकी का सीजन 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि लोकी कितना सुपीरियर बीइंग बन चुका है। मतलब ही हू रिमेन्स की बैंड पहले ही बच चुकी है एंड अब लोकी यगद्रशील ट्री की फॉर्म में फॉर्म करके बैठा है सब ब्रांचेस को। लोकी ने जितनी भी टाइमलाइंस की ब्रांचेस सेपरेट हुई थी उन सबको पावर दिया है। मतलब इस यूनिवर्स की जितनी भी ब्रांचेस इधर से इधर हो रही है जिससे मल्टीपल यूनिवर्सेस बन रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सेस कंटिन्यूसली बनते रहे तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन लोकी इन सब ब्रांचेस को पकड़ के इन्हें पावर दे रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लोकी पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है एंड इसीलिए लोकी के पास नेक्स्ट लेवल एबिलिटीज है। अगर आपने सीजन 2 देखा है तो लोकी सिर्फ अपनी फिंगर से टाइम को स्टॉप कर सकता है एंड सबसे खास बात यह है कि लोकी इन ब्रांचेस को सिर्फ देख सकता है बट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए लोकी एक सुप्रीम गॉड बन चुका है। और जहां तक अवेंजर्स को बीट करने की बात आती है तो पहली बात की कैरेक्टर लेवल इतना पहुंच चुका है कि आराम से कर देगा एंड सेकंड बात की टाइम स्टॉप की एबिलिटी है। अब जो बंदा टाइम को मैनिपुलेट करना सीख गया वो तो किसी भी अवेंजर के साथ टाइम रोक के कुछ भी कर सकता है, समझे ना। तो इसीलिए लोकी भी सब अवेंजर्स को एक साथ बीट कर ही देगा। खैर ये थे वो सब कैरेक्टर्स जो कि आई थिंक अवेंजर्स को बीट कर सकते हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के चांसेस आई थिंक 90% है, लेकिन 90% ऑफ द कैरेक्टर्स आराम से कर ही देंगे आई थिंक। इसके अतिरिक्त और भी कई कैरेक्टर्स है, जैसे व्हाट इफ के अंदर हमने बहुत से कैरेक्टर्स देखे हैं बट मैंने उन्हें यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसमें हम जस्टिस लीग के कैरेक्टर्स को भी उठा के ले आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं जहाँ पे हमने उन कैरेक्टर्स की बात की जो सोलो अवेंजर्स को बीट कर सकते हैं। होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।